हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिस्ट्री की ये सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेके 12 तक। उसी कड़ी में हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले से इसलिए मैंने एडिट करके रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, कहाँ कितना पढ़ना है। उसी के माध्यम से हम लोगों ने इसको बनाया है। तो चलिए, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैंने काट दिया है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो आइए भाषा और क्षेत्र के विभिन्न अंतर संबंधों में एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है। अब आप मैप में देखिएगा केरल कहाँ है। और 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। बस इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, महोदयपुरम अवस्थित है केरल में। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको इतना अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा यहाँ से पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए, साथ साथ चेर लोग ने सांस्कृतिक की परंपराओं में भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, यानी कि संस्कृत से लिया गया है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्राकलम शैली में लिखा गया था। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगी। ये आपको याद रखना है कि जो मणि प्रवालम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हीरा और मूंगी होता है, जो दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग के संकेत यहाँ पे मिले। यहाँ पे देखिए लिखा है, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख का है। तो मलयालम जो है ये संगीत, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। बस इसको अपने कॉपी में इसी तरह से नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आपको रिवीजन में आसानी हो। इसका पर्पज़ बस इतना है। यहाँ पे लिखिए, लीला तिलकम व्याकरण कहाँ है, तो केरल में है, ये आपको पता है। यहाँ पे आते हैं, मणि प्राकलम शैली लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में भी लिखी गई है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं, शासक और धार्मिक परंपरा की जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय आप जगन्नाथ मंदिर से ले सकते हैं। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। तो देखिए, अन्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं में विकसित हुई थी, और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ये बात भी आपको याद में रखनी है। आज तक जगन्नाथ की प्रकाश प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिसके से यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। हाँ, तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो पूरी उड़ीसा में, और विष्णु भगवान के रूप में इसे पूजा जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। आइए हम देखते हैं यहाँ से अब 12वीं शताब्दी। यहाँ पे गंग वंश देखिए, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंत भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। यानी कि गंग वंश से संबंधित है जगन्नाथ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर ये सब बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पे आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, किस काल में स्वयं को जगन्नाथ मंदिर प्रतिनियुक्त किया गया था, तो अनंत
भीम जो था उसने किया था, आनंद भीम तृतीय ने। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आप यहाँ से देखिए, राजपूत और शूरवीरता की परंपरा, ये सब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, काट दिया मैंने। आपको पढ़ना होगा, आप आराम से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए सती प्रथा कहाँ से मिली थी, इतना आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज कर देता हूँ। देखिए जो सती प्रथा है यानी विधवा का द्वारा अपने मृतक पति के साथ, यानी कि सती प्रथा उसे कहते हैं जब जो जिसका पति मर जाता था वो उसके साथ आग में सती हो जाती थी, उसी को सती प्रथा कहते हैं। तो ये एरन अभिलेख में यह ऐसा मिला है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसका, ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आप मैप में आराम से आप देखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए काट दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसीलिए ये पहले से एडिट करके रखा गया है, ताकि हम लोग उतना ही पढ़ें जितना आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। फिर यह जीवित बचा रहा और गणिका द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति की बात तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नाटकों में बांट दिया गया था। अब 6 शास्त्रीय नाटक क्या हैं, ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस समय संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य शैली को मान्यता दी गई है, 8 को दी गई है। पहला भरतनाट्यम, आपको पता है तमिलनाडु। कथक आपको पता है उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुर मोहिनीअट्टम केरल। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 केरल है, एक केरल है यहाँ पे और दूसरा केरल है, देखिए कथकली केरल और मोहिनीअट्टम केरल। फिर शास्त्रीय नृत्य असम, उड़िया जो है उड़ीसा, और एक है और ये है पूर्वी भारत। ठीक है, अब बस आपको इतना याद रखना है, यही सब जो इसमें दिया गया था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये देखिए भारत में संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसको शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस मंत्रालय द्वारा इसे किया जाता है, तो ये जो मंत्रालय है वो है हम लोगों का संस्कृति मंत्रालय। आप इतना ध्यान रख लेंगे तो काम बन जाएगा। ये सब देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं काटते चल जा रहा हूँ। आपको आराम से, आप अगर पहली बार पढ़ना है तो आराम से आप इसको पढ़िएगा, नहीं तो अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो बस इतना ही नोट कीजिएगा जितना हमने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए आपको थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। बहुशली शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो आधुनिक हिमाचल प्रदेश में इसका संबंध है। यह एक लघु चित्रकला है, आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, रसमंजरी किसकी रचना है, तो अनुभुक्त की रचना है। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1779 में हुआ था। ये स्टेट पीसीएस में कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कांगड़ा का संबंध किससे है, तो पहाड़ी लघु चित्रकला से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो काटते जा रहा हूँ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो यही कि केवल इतना आप नोट अगर करेंगे तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। ये जो मैंने नोट पहले से कराया है यहाँ पे एडिट करके। बंगाल को 1856 में किसके द्वारा जीता गया, तो अकबर द्वारा जीता गया था। अकबर द्वारा बंगाल को कब जीता गया, तो 1856, आप इसको याद रखिएगा। अकबर द्वारा 1856 किस क्षेत्र को जीता गया था, ये देखिए, सॉरी 1856 मैंने बोल दिया, यह है 1556। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसको याद रखिएगा कि ये है 1556। 1856 में तो क्रांति हुई थी, तो ये 1556 है। देखिए 1556 में जब अकबर ने इस प्रदेश पर बंगाल को जीता था 1546 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी गलती हो गई है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग 1856 को गलती से लिख दिया गया है, मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आइए, मंगल काव्य साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है,
तो ये मंगल काव्य साहित्य जो है बंगाली क्षेत्र का साहित्य है। मंगल काव्य साहित्य स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित रखता है। और चैतन्य देव किस काल से संबंधित है, तो ये आपको देखिए यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव आंदोलन और गौड़ीय ये सब जो आंदोलन थे, ठीक है, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो चैतन्य देव ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने काट दिया। जो आप पहली बार अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो उतना ही नोट करिए जितना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे कालू, कालू मतलब तेली, ये आप जान लीजिएगा। कालू का संबंध किससे है, तेली से। उसके बाद कंसारी, कंसारी का संबंध है घंटा, धातु और कारीगरी से। तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया है, कालू मतलब तेली और कंसारी का संबंध किससे है, तो इससे है आप देखिए घंटा से, धातु से के कारीगर, जो कारीगर होते थे, जो घंटा और धातु से कारीगरी करते थे, उनको कहा जाता था, ठीक है, कंसारी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये आप पिक्चर्स देखिएगा आराम से, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख दिया है। आइए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे चौचाला, इसी वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए दोचाला और चौचाला का संबंध किससे है, तो बंगाल की छप्परदार जो झोपड़ी होती है उसको कहते हैं दोचाला और चौचाला। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही शंकु जिला कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए यहाँ पे बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, स्थान प्लेस यही यहाँ से आता है और ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछता नहीं है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप थोड़ा सा। बृहद धर्म पुराण किस क्षेत्र की रचना है, तो बंगाल की रचना है। धर्म बृहद पुराण किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई। ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो देखिए चैप्टर का ख़त्म हो गया, काफ़ी छोटा चैप्टर था। आपको यहाँ से देखिए कुछ शब्द याद करने हैं जिसको आप आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि शास्त्रीय और लघुचित्र, पीर, बोली, ये सब। देखिए अनंत वर्मन का संबंध किससे है, तो पुरी से है। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में इनकी भूमिका थी। फिर जगन्नाथ ये उड़ीसा में है, आप उड़ीसा पुरी देखिए। महोदयपुरम, महोदयपुरम का संबंध केरल से है, मैंने आपको बताया था। लीला तिलकम, लीला तिलकम केरल। फिर मंगल काव्य बंगाल और लघुचित्र कन्नड़ा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और बाकी ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब कल हम लोग 10वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो गंदा कंटेंट नहीं है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ कर, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। कहाँ से कितना पढ़ना है ये